सभी साथियों को नमस्कार। मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान की दैनिक चर्चा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है, हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं इसी मंच पर कि समाज और राज्य के बीच किस तरह के संबंध होने चाहिए, राज्य की सीमाएं क्या है, राज्य को किस तरह का काम करना चाहिए और किस तरह का काम समाज के अंतर्गत आता है। आज हम उन विषयों पर गंभीरता से एक बार फिर बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कई बार इन विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे हम लोग इस विचार को तोड़ते हुए से दिखते हैं अपने दैनिक चर्चा के कार्यक्रमों में। फिर ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग एक ही चीज है, अभ्यास। अभ्यास हमारा बना रहे, इसलिए ऐसे विषय को मैंने आज एक बार फिर रखा है। मैं एक बार विषय पढ़ देता हूं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। समाज का सारा काम अपने जिम्मे लेकर राज्य ने समाज को निकम्मा बना दिया है। कोई भी कानून समाज सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि समाज सुधार समाज का आंतरिक मामला है और वह विचार परिवर्तन से ही संभव है, कानून से नहीं। समाज एक स्वतंत्र इकाई है और उसे सबकी सहमति से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने और करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज का कोटेशन ये है। ये वास्तव में हम लोग जब विचार करते हैं तो दिखता है, जो सामान्य व्यवहार के नियमों में हम अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, या यह कह लीजिए कि जिसका बहुत जोर शोर से प्रचार सरकारें भी करती हैं और सरकार के साथ जुड़े हुए अन्य व्यवस्थाएं भी करती हैं, कि सरकार ने सामाजिक अस्पृश्यता को निवारण कर दिया, सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार दे दिया। अगर यह सब कार्य समाज कर रही है, सरकारें कर रही हैं, तो समाज यह सब कैसे कर सकता था? कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न हम लोगों के सामने खड़े होते हैं। ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि यदि सरकारों ने हस्तक्षेप ना किया होता तो सामाजिक व्यवस्था ऐसी भी ना होती कि हम लोग बैठ के चर्चा कर सके। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। वास्तव में सरकार का जो काम हम समझते हैं वह ये है सुरक्षा और न्याय। और सुरक्षा और न्याय के कठिन काम को करने के लिए ही सरकार को इतनी ढेर सारी शक्तियां दी जाती हैं। पुलिस, आर्मी, न्यायालय इत्यादि तमाम जो सुविधाएं हैं, वह सारा सिर्फ इसलिए है कि सुरक्षा और न्याय को वह पूरी तरह से करे। सरकारें करती क्या है, तंत्र ने किया क्या कि अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक को भी उन्होंने अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया, और फिर असामाजिक कार्य को रोकने के लिए, अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए भी कानून वो बनाने लगे। और उनका कानून बनाना ही ऐसी स्थिति थी जिसने स्थितियों को और दुरूह बनाते चले गए। मुनि जी एक बात बार बार कहते हैं कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। वास्तविकता यही है। समाज में हमने भले यह देखा है कि सामाजिक अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सरकारों ने प्रयत्न किया, लेकिन वर्ग संघर्ष को भी पैदा करने के लिए सरकार ने अपने प्रयास से एक बहुत बड़े जन समुदाय को कह लीजिए, या यह कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा समूह वह समाज का विरोधी बन के खड़ा हो गया। आए दिन अपने ऊल जुलूल मांगों को लेकर के पूरे समाज को ब्लैकमेल करता रहता है। ये सही है, महिला अधिकारों की बात सरकारों ने बहुत अच्छी तरीके से उठाई और उनको, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। लेकिन यही समानता का अधिकार है जिसने उस श्रृंखलता को भी स्थान दिया। और वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे तो बहुत, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने समाज की दिशा में सोचने वाले लोग हैं, सभी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि वर्तमान में नारियों की क्या दिशा और दशा है। इसका एक दुष्परिणाम और बड़ा भयानक दिखता है, वह यह है कि राज्य का ही अपराधीकरण हो जाए।
राज्य का कार्य था कि कुल 2%, अधिकतम कुल 2% समाज में अपराधी व्यक्तियों पर नियंत्रण करना, अपराधी व्यक्तियों पर नियंत्रण करना, और शेष लोगों को अपना जीवन सुचारू रूप से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने 98%, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था ने 98% शरीफ नागरिकों के लिए, या कह लीजिए समाज के लोगों पर नियंत्रण करने का अनेक कुचक्र चलाए, और 2% अपराधी लोगों से साठगांठ करके उनको अपने साथ मिला लिया। जिनके नियंत्रण की भूमिका सरकार को, राज्य को मिली थी, आज वह उन्हीं के साथ कई मुद्दों पर खड़ा दिखाई देता है, और समाज के लिए पूरी तरह से निकम्मा बनाने के लिए समाज के अनेक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप की उसके कार्यक्रम चलते रहते हैं। अनैतिक असामाजिक कार्य को रोकना, समाज सुधार का कार्य करना, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्य था, जिसे सरकार ने जबरिया कानून बनाकर, थोप कर, बिल्कुल अव्यवस्थित, अव्यवहारिक रूप में समाज के सामने रख। आज का प्रश्न, आज का ये कोटेशन इस प्रश्न के साथ भी है कि क्या जिस सामाजिक व्यवस्था की बात हम लोग करते हैं, क्या सरकारों के इतने उच्छृंखल होने के या सरकारों के इतने कानून बनाने के कारण हो पाए हैं, या इन कारण स्थितियां और बिगड़ी हैं? आज हम लोग इस विषय पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। चलिए बताइए भाई। कोई भाई शुरू करे। नमस्ते मुनि जी। जी बताइए। हाँ, मैं ज्ञानेंद्र जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ। जी बाबू जी, और थोड़ा सा विषय को विस्तार दें। सामाजिक कार्य में कानून द्वारा हस्तक्षेप करके समाज को नहीं बदला जा सकता। सामाजिक परिवर्तन विचारक और संत, त्यागी, तपस्वी, इनके निरंतर प्रयास से धीरे धीरे होता रहा है, लेकिन कानून उस तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। आप यही कह रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, और बताइए कोई। ज्ञानेंद्र जी, जी। मुझे लगता है कि राज्य जो है वो तो हस्तक्षेप करना बंद करेगा नहीं। और उसका एक कारण दिखाई देता है वोट बैंक या वर्ग संघर्ष। दो समुदायों को अगर आपस में लड़ा करके रखना है तो उसमें हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा ही है कि हम लोग एक कहानी सुनते हैं कि एक बंदर दो बिल्लियों के बीच में न्याय करने आता है, और वो न्याय होने नहीं देता है। हमेशा रोटी का एक टुकड़ा किधर कभी कम कर देगा, किधर ज्यादा कर देगा। वही स्थिति है। तो राज्य जो है समस्याओं का समाधान इस प्रकार से करने का प्रयास करता है कि जिस समस्या का वो समाधान करना चाह रहा है वो समस्या सुलझती है तो 10 अन्य समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
ये कुछ ऐसा ही है कि हमने एक छोटी सी चादर ओढ़ रखी है और हम पैरों को ढकने जाते हैं तो वो सर से हट जाती है, सर को ढकने जाते हैं तो पैरों से हट जाती है। समस्या कहीं ना कहीं तो बनी रहती है। कुछ ना कुछ समाज में समस्याएं तो आई, ये तो निश्चित है कि समाज में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। वो मध्यकालीन समय में रही हों या गुलामी में आ गई हों या उससे पहले आ गई हों, किसी कालखंड में आई होंगी। चाहे वह जाति के आधार पर हो, महिला पुरुष के आधार पर हो, परिवार व्यवस्था टूटने के आधार पर हो, राज्य ने इन्हीं व्यवस्थाओं को सुलझाने के नाम पर सारे के सारे अधिकार अपने पास रख लिए और एक समाज के एक बड़े वर्ग को ये भड़का दिया कि देखो दूसरा तुम्हारा शोषक है और तुम शोषित हो। तो जो शोषित होता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि जो सुरक्षा मिलेगी मुझे या जो मेरे सामाजिक अधिकार है वह मुझे समाज से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो वह राज्य से ही प्राप्त होंगे। और इसके लिए वह स्वयं को राज्य पर आश्रित देखता है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि लंबे समय तक अगर किसी को निष्क्रिय कर दिया जाए तो उसकी क्षमता भी घट जाती है। ये समाज की जो है विकट स्थिति है। कोई व्यक्ति इस विषय पर चिंता नहीं करता है कि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष तक भी न्याय नहीं मिल पा रहा है न्यायपालिका में। लेकिन लोगों को इस बात की बड़ी चिंता होती है जब हम कहते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों में अनैतिक जो मामले हैं या असामाजिक जो मामले हैं उसे छोटी छोटी इकाइयां सुलझा सकती हैं। तो वहां पर समाज का एक बड़ा वर्ग असुरक्षित महसूस करता है और वो ये कहता है कि हमको तो समाज में न्याय मिलेगा ही नहीं। या कुछ लोगों का वर्चस्व है, भले ही वह उसके लिए 10 वर्ष तक कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वह समाज के बीच में न्याय की अपेक्षा नहीं करता है। और इसके लिए पूरी तरह से जो है कानूनों का निर्माण किया गया है। आपने एक शब्द किया था प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समाज जब तक हमारा प्रैक्टिस में था तब तक वो छोटी छोटी इकाइयां कुछ कर लेती थी। लेकिन धीरे 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 जब आपने पूरी तरह से आश्रित कर दिया तो वो प्रैक्टिस भी छूट गई है। अगर आज किसी से ये कह दिया जाए कि समाज कुछ करने में सक्षम है तो आधे से अधिक लोग तो ये मानेंगे ही नहीं कि समाज यह सब कुछ कर सकता है। वो तो सीधे कह दें कि नहीं, समाज की क्षमता ही नहीं है। वो पूरी तरह से स्वयं को राज्य पर आश्रित मानते हैं। इसका निवारण यही हो सकता है कि हम छोटी छोटी इकाइयों के रूप में, जैसे मुनि जी ने रामानुजगंज में जो है एक प्रयोग करके देखा, एक व्यवस्था को चला करके देखा। वो रात में पहरेदारी भी शुरू की, लोगों ने घूमना भी शुरू किया और छोटी छोटी चीजों को मतलब अपने एक तरह से आंतरिक व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया और वो सफल रहा। तो हम एक साथ पूरे देश में एक बड़ी व्यवस्था को तो लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो भी क्या है, एक प्रयोग है और प्रयोग के दो पक्ष होते हैं, या तो सफल होगा या असफल होगा। तो छोटी छोटी इकाइयों को अगर अधिकार दिए जाए, चाहे हम शहर से शुरू करें या एक जिले से शुरू करें, तो कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन जरूर आएगा। अब बात आती है अवेयरनेस की। जैसे रामानुजगंज में लोग अवेयर हो गए। यहाँ यहाँ हम समझते हैं कि लोग ना तो किसी को ठगते हैं ना ठगाते हैं। तो वैसे ही उन लोगों की समझदारी जो है बढ़ती चली गई। जब तक लोगों की समझदारी बढ़ेगी नहीं तब तक ये भी ठीक है कि वह सामाजिक विषयों में अपना कोई निर्णय ले नहीं पाएंगे, हस्तक्षेप कर नहीं पाएंगे या समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी सामाजिक समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी लोगों को ये समझ में आएगा कि अनैतिक क्या है, अपराध क्या है, असामाजिक क्या है, सामाजिक क्या है, गैर कानूनी क्या है, कानून विरोधी क्या है। जब तक इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तब तक व्यक्ति ये सोचेगा भी नहीं कि इस काम को हम कर भी सकते हैं। तो एक तो समझ को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी छोटी छोटी इकाइयों से ही ये प्रैक्टिकल हमें देना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं एक गांव से ये व्यवस्था शुरू कर सकते हैं, एक जिले से शुरू कर सकते हैं। जो उसका परिणाम सकारात्मक आता है तो उस दिशा में बढ़ा जा सकता है। लेकिन राज्य से अगर हम ये उम्मीद करें कि राज्य हमको अधिकार देने के लिए तैयार है कि समाज को सामाजिक अधिकार मिल जाए, अभी वर्तमान में तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। क्योंकि राज्य तो वो इकाई है जो कार्यपालिका को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात तंत्र में ही अपनी एक इकाई को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। फिर उस राज्य से हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह समाज को अधिकार दे देगा।
उन्होंने कैप्चर करने के लिए ही मंत्री पद बनाया हुआ है, ताकि वो दूसरे पर नियंत्रण कर सके। तो जो कार्यपालिका पर नियंत्रण कर रहे हैं, क्या वह समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण नहीं चाहते हैं? और उसका सीधा सा सिद्धांत है वर्ग विद्वेष फैलाना, वर्गों को तुष्टीकरण करना, एक को ये दिखाना कि आपकी समस्या सुलझ रही है और 10 समस्याएं और पैदा करना। सामाजिक समस्या और छोटी छोटी व्यवस्थाओं से हम लोग इस विषय को सुलझा सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक ठीक है, बात, और बिल्कुल सही। बताइए। जो आज समाज का जो रूप है, वो उस पे राज्य का पूरा नियंत्रण है। और जो आज राज्य का जो स्वरूप है, किसी भी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था उसके अनुरूप नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है। हमारा राज्य है, उसको समस्या में या समाज में उसकी कोई कमी नहीं। जो आज का राज्य है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है, तंत्र से बनाए रखना। तो ये उम्मीद करना कि राज्य समाज को अधिकार देगा, ये गलत है। अब रही बात कि वर्तमान में इसका उपाय क्या है। अभी वर्तमान में इसका उपाय जन जागरण ही है और लोगों को बताना ही है, या बहुत हो सके तो अपने समाज को मजबूत कीजिए। उदाहरण के लिए, जो मुस्लिम समाज है, आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि मुस्लिम समाज के मामले में राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, क्योंकि उनका समाज संगठित है, उनमें सामाजिक एकता है। लेकिन हम हिंदुओं में जो यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग है, उस उसके मामलों में राज्य का उसका हस्तक्षेप ज्यादा है, इसलिए कि हमारा जो समाज है वो बटा हुआ है, वो एकजुट नहीं है। तो इसका एक ही उपाय है, या तो जन जागरण कीजिए, या फिर अपने समाज को, अपनी पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत बनाइए। अगर हम और किसी उपाय के साथ चलते हैं तो तुम्हारा राज्य के साथ संघर्ष होगा। और बहुत सारे ऐसे समूह हैं, तत्व हैं राज्य में या समाज में भी, जो कहते हैं कि समाज तो भ्रष्ट है, समाज तो चौपट है, राज्य की वो वकालत करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसका उपाय जन जागरण ही है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि राज्य कैसे कार्य करता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, या अभी भी वो मुद्दा काफी गर्म है। एक यूट्यूबर है, रणवीर इलाहाबादिया। उसने अभी एक बहुत ही गंदी और अश्लील टिप्पणी की माँ बाप पे और हमारी परिवार व्यवस्था पे। ये बहुत ही अश्लील टिप्पणी है, और ये हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, उसके अगेंस्ट है। इसका उपाय समाज ही कर सकता है। लेकिन क्या समाज अभी सक्षम है? समाज अभी सक्षम नहीं है। और देखिए, राज्य का दुगलापन। राज्य जो जो आज की व्यवस्था है, उसके अनुसार राज्य उसको दंड भी नहीं दे सकता। बस उस पे मामले दर्ज होंगे, मामला शांत पड़ जाएगा, बस
कहानी खत्म। और समाज इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर समाज कुछ करता है तो राज्य बोलेगा कि तुम कौन होते हो। तो देखिए, राज्य का रोल कितना खतरनाक है। ना वो समाज को कुछ करने देगा, ना वो कुछ करेगा। और फिर ऐसे ही जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनका हौसला बढ़ता है। अब ये लड़का जिसने ये बात बोली, अभी तो ये अभी मांग रहा है, लेकिन वो जानता है कि बस 2-4 दिन बवाल मचेगा, मामला शांत होगा, फिर हम वो काम करने लगेंगे। क्योंकि उसको पता है कि राज्य हमारा कुछ नहीं कर सकता, और समाज की औकात है नहीं। तो मेरा यही मानना है कि जो राज्य है उसको समाज से या व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। जो ये व्यवस्था बनाई गई, जो हमारा संविधान भी बनाया गया, वो तो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कहने को तो लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो शक्तियां थी, वो अमेरिका और इंग्लैंड थी। उन्हीं के इशारे पे ये बनाया गया है। 1935 का जो अधिनियम था, उसी का कॉपी है। वो छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो चाहते थे कि हम जाने के बाद भी हमारी व्यवस्था चलती रहे। तो हमारा यही कहना है कि राज्य सीमित करना बेवकूफ़ी है। दो उपाय हैं: जन जागरण, या फिर अपने समाज को संगठित कीजिए, मजबूत बनाइए। धन्यवाद। विपुल जी, एक बात बताइए हमको कि कौन करेगा। हम आप 2-4 महीना अगर टाइम दें, चाहे नरेंद्र जी के साथ या ज्ञानेंद्र जी के साथ, आखिर करेगा कौन। सब लोग चाहेंगे कि हाँ दूसरे लोग करें, दूसरे लोग करें, तो करेगा कौन। तो हम लोग चाहते ये है कि विपुल जी 2-4 महीना टाइम दें दिल्ली ऑफिस को या रामानुजगंज ऑफिस को या रायपुर ऑफिस को। आप उम्मीद करते हैं कि सारा हिंदुस्तान नरेंद्र जी संभाल लेंगे और ज्ञानेंद्र जी कर लेंगे, तो आप क्या करिएगा। सोचिएगा इस विषय पर। हाँ, हम इस पे हम विचार हाँ, हम करेंगे। हाँ, इस पर आप विचार करिएगा। बिल्कुल। कहाँ से आदमी खोजा जाएगा, हाँ। ये मोटी बात ये है। चलिए, और लोग बताइए। मैं कुछ कहूँ? सभी साथियों को प्रणाम। बाबा प्रणाम। प्रणाम भाई, बताइए। बाबा, इसमें हमें पिछले हमारी समाज व्यवस्था पर जाना होगा। हमारी जो परंपराएं हैं, भाई शासन का इतना हस्तक्षेप हुआ क्यों और कैसे हो गया। भारतीय दर्शन में तो ऐसा नहीं है कि समाज में शासन का हस्तक्षेप हो। कम से कम शासन का हस्तक्षेप प्रारंभ से जितनी भी हमारी राजशाही भी रही, तो समाज की व्यवस्थाओं में शासन का हस्तक्षेप नहीं रहा, जबकि समाज का हस्तक्षेप शासन की व्यवस्थाओं में जरूर रहा है। हालांकि हमारे समाज में कुछ परंपराओं में विकृति आ गई थी। जो परंपराएं हमारी पुरानी हो गई थी, उन परंपराओं में कुछ बदलाव की आवश्यकता थी, बिल्कुल। लेकिन जो मैकाले और मैक्स मुलर, दो लोगों ने हमारे दर्शन को पढ़ा और हमारे दर्शन से उन्होंने सीखा कि भारत पर हम शासन कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अपनी गुलाम लॉबी बनाई, जिसको हम स्वतंत्रता के दो धाराएं, एक नरम और एक गरम। तो नरम धारा में कुछ उन्होंने
लोगों को ऐसा संरक्षण दिया, अपने लोगों को ऐसा घुसाया कि जिससे जो असंतोष उस व्यवस्था के खिलाफ हमारे समाज में पनपा था, उसका कहीं ना कहीं कोई काट निकाल सके। तो वो उनके खिलाफ भी होते थे, लेकिन उनके मंतव्य के हिसाब से आंदोलन करते थे। उनमें सफलता और असफलता उसी हिसाब से जैसा भी उनका मंतव्य होता था वहां तक ले जाते थे और अपने मंतव्य को सिद्ध करके और फिर उन्हें छोड़ देते थे। तो हमारी जो सुदृढ़ व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था, उसमें सबसे बड़ा काम तो किया है मैकाले और मैक्स मूलर की। क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा पद्धति विकृत नहीं होती, तब तक समाज का जो ताना बाना था वो विकृत होना ही नहीं था, समाज मजबूत ही रहता। तो विकृति पैदा हुई वहां से। उसके बाद में जो उन्होंने अपना बीज डाला, यहाँ अपने अनुयायी बनाए, उन्होंने यहाँ आकर के फिर वही हमारे नेता बने और उन्होंने हूबहू जो उन्हें सिखाया गया था उसी प्रकार की नीतियां उन्होंने लागू की। जब कोई काम करते हैं, किसी काम को में बदलाव करते हैं, तो विरोध होना स्वाभाविक बात है। क्योंकि रूढ़ियां जो बन जाती हैं, परंपराएं बन जाती हैं, उनका समाज में बहुत विरोध होता है प्रारंभ में। लेकिन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होता है, तो हमारी जो पुरानी, जो हमारे लिए आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हैं, चलन से बाहर चीजें हो गई हैं, उनको सुधार करने में भी सक्षम होते हैं और समाज को समझाते हैं। तो समाज उनमें परिवर्तन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैक्स मूलर और मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति का सत्यानाश किया और जो आज शिक्षा पद्धति चलाई, उसी पर आज हमारे नेता बखूबी चल रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसका मात्र केवल अक्षर ज्ञान भर देना है। उन्हें स्किल पैदा करना नहीं है कि स्किल्ड मैन पैदा हो। तो कुछ एक होते हैं जो समाज में संपन्न वर्ग है, उसके बच्चे होते हैं, वो कुछ स्किल पैदा कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें तो जो स्किल होती है वो तो निरंतर प्रयास से ही मिलती है, सतत अभ्यास करना पड़ता है। तो समाज का सत्यानाश तो बाबा ये हमारी शिक्षा पद्धति कर रही है आज की। क्योंकि इसमें केवल जमीन को तो बना दिया उन्होंने बिल्कुल घटिया स्तर का काम। तो जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय था, खेती से संबंधित कई सारे ऐसे व्यवसाय थे जिनको हर गांव में किया जाता था, जिससे बेरोजगारी नाम की समस्या नहीं थी। महंगाई को तो व्यक्ति जानते ही नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी एक भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे बर्बाद हो, उसके लिए मुद्रा का चलन बढ़ाया। और मुद्रा का चलन भी वो जो अंकित मुद्रा है, धातु की मुद्रा होती तो आज भी कुछ नहीं होना था। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है, क्योंकि भारतीय समाज केवल वर्तमान को ही ध्यान में नहीं रखता है, भविष्य को भी ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाता है। आज भी एक किसान के यहाँ जाते हैं तो किसान अपनी योजनाओं को अगले साल हमें कितना लगेगा उसका भी बैलेंस बना करके चलता है कि बाई चांस कोई आपदा आ जाए तो हम उससे भी निपटने में सक्षम हो। तो भारतीय समाज का दर्शन तो बहुत गहरा है। तो समाज का आज भी शासन पर प्रभाव है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए धूर्त ऐसे बैठे हुए हैं जो भारतीय जो चिंतक हैं उनकी बातों को समाज में जाने से रोकते हैं और अपना प्रभाव बना करके और समाज को बेवकूफ बनाते हैं, गुलाम बनाए हुए हैं। चिंतकों की बात को सामने आने ही नहीं देते हैं। जैसे हम अभी 14-15 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बात करते हैं और कहीं भी बात करते हैं, समाज के बीच में भी जब हम जाते हैं तो चूंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है कि हम बातें भी ऐसी ही करते हैं, समाज के बीच में भी समाज स्वीकार भी करता है। लेकिन जो हमारे नेतृत्व करता है, लीडर हैं, क्योंकि उनके पास किसकी चले, वो सक्षम है, समर्थ हैं, तो वो इन चीजों को लागू होने ही नहीं देते। समाज की व्यवस्था जो है वो तोड़ी हुई है। अब जब समाज व्यवस्था धीरे धीरे बनेगी,
समाज में परिवर्तन आएगा, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो समाज में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और समाज का जो हस्तक्षेप आज है वो निश्चित रूप से समाज के हर नियम पर, शासन के हर नियम पर समाज नजर रखे हुए है। और अपने आप में कुछ लोग परिवर्तन की बात करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, लेकिन एक माहौल ऐसा नहीं बन पा रहा है कि जिससे एक बहुतायत में, बहुमत में लोग सरकार पर दबाव बना सकें और जो हमारे समाज को तोड़ने वाले नियम है उनके विरुद्ध शासन को सोचने पर मजबूर कर पाए। बाबा, आज की आवश्यकता तो यही है और हम लोग प्रयास में हैं, जैसे भी हो समाज में जो विकृतियां आई हैं वो दूर हों और शासन पर फिर से समाज का प्रभाव बन पाए, ऐसी इच्छा रखते हैं। मेरी बात समाप्त हुई बाबा। ठीक है, और बताइए आगे। बाबा नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, बताइए। बाबा, राज्य लोगों से बनता है, तलवार से बनता नहीं है। और लोगों पे नियंत्रण रखकर ही सरकार बन सकती है। तो लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए तो सभी लोगों को नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं है। समाज के 5% लोग ही सरकार को चुनौती देते हैं, लेकिन वह 5% लोग समाज के हर हिस्से से आ सकते हैं। तो वो साधु भी हो सकते हैं, आम आदमी भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी भी हो सकते हैं। तो सभी वर्गों पर नियंत्रण करने के लिए समाज को, सरकार को तमाम उल्टे सीधे कानून बनाए रखना पड़ता है। क्योंकि जिस वर्ग से निकलेगा वह 5% व्यक्ति जो सरकार को, संप्रभुता को चुनौती दे सके, उसको दबोच लिया जाए कानून द्वारा। तो उस सबके लिए पिंजड़ा बना के रखा गया है। सरकार चलाना है तो यह जरूरी है, क्योंकि सरकार लोगों से बनती है। तो लोगों के लिए जावा बना के रखेंगे, तो उसमें से जब 5% वाला क्रांतिकारी निकलेगा तो उसको दबोचने की तैयारी रखती है। अगर सरकार ऐसा न करे तो फिर सरकार चल नहीं पाएगी। समाज क्या करे अब इसमें? सरकार तो चाहती है कि समाज अधिकारों को लेकर लड़े। अधिकारों को जब वो लेके लड़ेगी तो वो आपस में भी लड़ेगी, सरकार से भी लड़ेगी और सरकार का काम बन जाएगा। लेकिन जब समाज अधिकारों की चिंता छोड़ के कर्तव्यों को प्रमुखता देने लगेगी तो फिर ऐसे समाज पे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अधिकारों के लिए कुछ, उनके अंदर कुछ जागरूकता ही नहीं रहेगी, वो अधिकार चाहते ही नहीं। जो आदमी अधिकारों के लिए छोड़ देगा उस पर नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक हथियार रहता है सरकार पे ऐसे लोगों के लिए भी, वह उनके ऊपर चरित्र का दबाव बनाते हैं। मीडिया द्वारा उनके चरित्र का ऐसा हनन किया जाता है कि समाज में उनका चरित्र गिर जाता है। तो सरकार उनको किस तरह दबोच लेती है? ऐसे व्यक्तियों को जो अधिकारों को छोड़ के कर्तव्यों को प्रमुखता देते हैं, उनके चरित्र को गिरा देती है मीडिया द्वारा। अब समाज को उसके लिए 2 नंबरी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। समाज को यह कहना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, अगर आदमी जो है 2 नंबरी है तो हमें स्वीकार है, वो जो कर रहा है उतना बहुत कर रहा है। और समाज जब ऐसी बड़प्पन को दिखाएगा, जो समाज में गलत और सही और अधिकार को लेकर जंग छिड़ी हुई है समाज और परिवार में, तो समाज और परिवार जब गलत और सही और अधिकारों से अलग हटके कर्तव्य और बड़प्पन को प्रमुखता देगी तो फिर सरकार परेशान हो जाएगी। सरकार ऐसे लोगों पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। और ऐसे लोग सरकार के सामने खड़े भी होने चाहिए जो अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। वही सही मायने में सरकार से लड़ेंगे और सही मामले में समाज का उद्धार कर सकेंगे।
बाकी लोग जो होते हैं वह किसी न किसी उद्देश्य से समाज सरकार पे जो है चुनौती करते हैं, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति होते ही वो किसी कोने में छुप जाते हैं। धन्यवाद बाबा। और बताइए कोई। बोलिए। हाँ नरेंद्र जी बताएं। मैं कुछ कहता हूँ ये सारी बात में। आप बताइए। मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों में सरकार जो बनाई हुई है सब लोगों ने उसमें भी, और समाज में भी, लोगों के अंदर की जीवनचर्या में भी असंतुलन है। उसकी ये परिस्थिति परिणाम है। कल मेरी बात नारायण कौरव जी से हो रही थी। बड़े ही तार्किक व्यक्ति हैं हम लोगों के बीच। उन्होंने कुछ मुझसे बताया कि देखिए, मध्यस्थ दर्शन बहुत सारी समस्याओं का हल करता है, और मैं ये पाता हूं कि आप लोग जो भी कुछ सोच समझ रहे हो उसमें मध्यस्थ दर्शन से दूर हो। ए नागराज द्वारा जो प्रतिपादित विषय है वो, मैंने कहा ये आप बता रहे हैं, शायद आप दोनों पर नजर रख पा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है। तो एक बात बताई जाती है, सर्वमान्य तथ्य है समाज का, जो सभी की जानकारी में है, कि जीवन की चार मूलभूत आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। उन्होंने इस तरह से बताना मुझे शुरू किया। तो ठीक है, ये आवश्यकताएं हैं। यहाँ तक व्यक्ति प्राणी को ना सुख का पता है ना दुख का, ये सभी के साथ होती है। इससे आगे जब आदमी बढ़ता है तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति के दुख का कारण है लोकेशना, वित्तेषणा, और एक कुछ और बताया, तीसरी कोई ऐसी कोई ऐसना थी। जी, पुत्रेषणा। है पुत्रेषणा। हाँ, पुत्रेषणा जो भी कुछ है वो संतानोत्पत्ति के मामले पर उन्होंने बताया था। तो अगर ये संतुलित, इनका त्याग व्यक्ति ना करे तो उसके दुख का निदान नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि अगर इनका त्याग कर दे व्यक्ति तो फिर सभ्यता नाम की जो चीज है वो तो करीब करीब खत्म हो जाएगी। यहाँ से मैंने उनसे पहला प्रश्न किया, ये जो योजनाएं आपने बताई हैं, अगर इनका त्याग हो जाएगा तो सृजन की आवश्यकता ऐसी ही रह जाएगी जैसी पशु पक्षी और या व्यक्ति के अन्य जो सृष्टि है उसकी है। वह दशा तो ठीक मानी जा सकती है, उसमें ना किसी का कोई टकराव है, ना सृजन है की चिंता है, ना पैदा होने की चिंता है, ना मिटने का खतरा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या व्यक्ति ऐसा कर सकता है? और मैंने जो उनसे कहा, जब ये सब चीजें बढ़ती हैं आदमी के अंदर, उसका संतुलित जीवन होती है, बुद्धि और विवेक का संतुलन नहीं बनता, तो व्यक्ति अनावश्यक सृजन और तमाम प्रकार के जो भोग की तैयारी करता है उसमें दुख पैदा होता है। इसे संतुलित करने के लिए व्यक्ति ने अपने बुद्धि कौशल के द्वारा राज्य व्यवस्था जैसी, या राज्य तो मैंने नहीं कहा, व्यवस्था जैसी एक इकाई का गठन किया। इस व्यवस्था का काम होना चाहिए संतुलन करना, ना तो व्यक्ति की सभ्यता की हानि हो, और ना दूसरी तरफ व्यवस्था व्यक्ति की मालिक बन जाए। ऐसा कुछ हो तो तब तो ठीक माना जा सकता है। निरानिवृत्ति का दर्शन स्वीकार अगर आदमी कर ले तो उसके उपयोग का क्या अर्थ रह जाएगा? क्योंकि सभ्यता का अस्तित्व ही मिट जाएगा, फिर तमाम प्रकृति एकमेव हो जाएगी और निरीह ऐसनाओं की तरफ व्यक्ति झुक जाए
तो वैसी ही आफत सामने आएगी जैसी आज है। क्योंकि ये जो राज्य चलाने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, ये सब अनावश्यक शक्ति के प्रयोग से समाज को दुष्प्रभावित करते हैं। इन दोनों के बीच के संतुलन का क्या रास्ता हो सकता है? ना उसे खालिस त्याग के रहा जा सकता है, और ना सरकारों को बहुत ताकतवर बना करके रहा जा सकता है। मैंने उनसे यह भी कहा कि जो एटॉमिक ताकतें दुनिया में आज मौजूद हैं, अगर किसी भी एक एटॉमिक ताकत का दिमाग खराब हो जाए, वहां के राष्ट्रपति का या जो भी जिम्मेदार आदमी है, तो वो पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है वो सब कुछ सुरक्षा के लिए, और खतरा अस्तित्व का बन जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो सृजन रुक जाएगा। इनके बीच का कोई रास्ता अगर मध्यस्थ दर्शन के तरीके से आप मुझे बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो चर्चा हुई, उस बहस का भी कोई निष्कर्ष नहीं था, लेकिन एक दृष्टिकोण मिलता है। और मेरे ख्याल में उस दृष्टिकोण की ही जो बात कही थी थोड़ी देर पहले विपुल जी ने, कि ये बातें समाज के सामने होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा तादाद में समाज इन बातों को सुनेगा, समझेगा, अपनी जीवन पद्धति में स्वीकार करेगा, तो ये जो समस्याएं हैं जो समाज की हैं या राज्य की तरफ से हैं, इन दोनों का उन्मूलन फिर अपने आप होगा। होगा इसलिए कि जितना जागरूक ज्यादा समाज होगा, राज्य अपने आप संतुलित बनेगा, क्योंकि वहां फिर शक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे। या हम राज्य का स्वरूप ही ऐसा कर देंगे कि राज्य अनावश्यक ताकतवर नहीं हो पाएगा, और जब समाज ताकतवर होगा तो उसकी दिशा भी ठीक ठाक होगी। हालांकि ये एक चक्र हो सकता है कि एक दौर में व्यवस्थाएं कुछ अपनी कसौटियों पर ढीली पड़ती हैं, तो समाज में असंतुलन हो जाता है। जैसा कि सुकरात ने कहा, एक चक्र बनाया उसने, सत्ता व्यवस्था यहाँ खराब होती है, एक कदम पर आगे चल करके फिर लोकतंत्र आता है, फिर कुलीन तंत्र आता है, फिर भ्रष्ट तंत्र आता है। उसका एक ऐसा चक्र है। तो ये चक्र है, और हमारा प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी चर्चा करने का है। ये हम लोगों का ठीक दृष्टिकोण है। इसका जिक्र मैंने बताया कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने कराई था, ये भाई साहब जो है, क्या नाम है इनका। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रास्ते जिन दर्शनों में लोग बताते हैं कि फुलफिल रास्ता मिल जाएगा, उनमें भी एक उलझाव पैदा हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी समाज अपने तरीके से कर रहा है। मेरी बात इतनी थी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। नरेंद्र जी, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हाँ, कहो। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। सभी भाइयों के लिए नमस्ते। आज का विषय बहुत अच्छा है, समाज के विषय में रखा गया है। समाज पर चिंतन, हमारा समाज पर चिंतन और विचार होने ही चाहिए। तो समाज मतलब हमारा जो वर्तमान समाज है, हमारे जो अधिकार हैं, समाज के अधिकार हैं, वो निश्चय रूप से सरकार ने मतलब छीन ही लिए हैं। चाहे वो अधिकार दहेज प्रथा का हो, बाल विवाह का हो, मतलब कई जो समाज के आंतरिक मामले समाज को ही निपटाने चाहिए, लेकिन वो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार ना तो उसका निराकरण कर पा रही है, हमारे समाज को पंगु बना दिया है। मतलब एक प्रकार से समाज को ऐसा बना दिया है सरकारों ने कि समाज मतलब अपना स्वनिर्णय नहीं ले सकता किसी भी मामले में। तो मतलब जो भी बहुत सारी समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो दहेज प्रथा की हो, की हो, आयु की हो, मतलब कई समस्या हैं जो राज्य सरकार के अंडर में है। राज्य सरकार जैसे समाज को चलाना चाहती है, वैसे समाज मतलब मजबूर है चलने के लिए। लेकिन वो समाज जो है, समाज के जो आंतरिक मामले हैं,
जो भी आंतरिक मामले हैं समाज के, वो समाज उसका निराकरण निराकरण नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो मतलब अधिकार हैं वो समाज के अधिकार सरकार के पास हैं। तो हालांकि समाज अगर बैठकर, चाहे हमारा गांव का मैटर हो, चाहे राज्य का मैटर हो, चाहे जिले का मैटर हो, चाहे क्षेत्र का मैटर हो, जो बुद्धिजीवी वर्ग है अगर उस पर विचार मंथन करे तो जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन पर के उनका निराकरण किया जा सकता है। हमारे जो समाज के मामले में है, समाज के जो भी मैटर हैं, जो भी मामले हैं, वो सरकार नहीं निपटा सकती। जब से देश आजाद हुआ है, हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो मतलब सरकार उसको उसका मतलब निराकरण नहीं कर पाई है। ज्यों की तो हमारी समाज की समस्याएं बनी हुई हैं। भले ही सरकार ने विकास करा है, राज्य में, देश में, जिले में, प्रांत में विकास तो कर रही है, लेकिन जो हमारा समाज, जो समाज का डिसाइड है, स्वतः मतलब स्वयं का डिसाइड है हमारा समाज, उसे नहीं कर पा रहा। वो समाज की समस्याओं का जो भी समाधान है वो हम मिल बैठकर विचार विमर्श, विचार मंथन के ही माध्यम से उसका समाधान कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, और किसी को कुछ? तो देखिए, मैं दो तीन बात आपको इस संबंध में बता दूं, क्योंकि पूरा करीब करीब बहुत ठीक चर्चा हुई है। एक बात ब्रजेश जी ने उठाई थी कि रामानुजगंज में एक प्रयोग हुआ। रामानुजगंज में जो प्रयोग हुआ, कब सफल हुआ? जब मैं चेयरमैन था। अगर मैं चेयरमैन नहीं होता, मेरे पास अगर सरकारी पावर नहीं होता, तो सफलता हम इस तरह प्रस्तुत नहीं कर पाते जिस तरह का हम लोगों ने प्रस्तुत किया। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि समाज वर्तमान सरकार के इसी तरह चलते हुए समाज मजबूत हो नहीं सकता है। बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि सरकार के हाथ में सारी शक्ति है। सरकार सरकारी अफसरों को गुलाम बना करके और अपने साथ जोड़ लेती है। पत्रकारों को मनमाना पैसा दे देती है। पत्रकार उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जो बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उन लोगों को कुछ दे देते हैं। इनको पद्मश्री दे दिए, फलाने को वो दे दिए, ढिकाने को वो दे दिए, मुंह बंद कर देती है सरकार। कौन बोलेगा? ये बड़ी भारी दिक्कत है। तो यह बात जरूर विचार करने की है कि हम लोगों को दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। एक तरफ सरकार के विरुद्ध जन जागरण भी करना पड़ेगा। जन जागरण केवल। और दूसरी तरफ समाज, ब्रजेश जी ने क्लियर किया कि समाज की जो सोचने की शक्ति है वो सैकड़ों साल से कुंद हो गई है एकदम। जैसे अगर शरीर के किसी अंग को अगर लंबे समय तक काम नहीं लिया जाए तो वो काम करना बंद कर देगा, जाम हो जाएगा, जंग लग जाएगी। उसी तरह सरकार ने समाज को काम कभी करने ही नहीं दिया।
तो समाज जो है वो समाज के अंदर जंग लग गई। अब हम लोग धीरे 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 बहुत धीरे धीरे समाज से एक मानसिक व्यायाम करा रहे हैं कि वह जंग छूट जाए, हम कुछ सोचना शुरू कर दें। ये हम लोग करा रहे हैं। इस तरह हम लोग दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। लेकिन पवनजय जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे समाज की वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है एक नंबर के लोग। ये एक नंबर के जो लोग हैं, चरित्रवान जो अपने को कहते हैं कि चरित्रवान हैं चरित्रवान, ये बात भी सच है। लेकिन जो चरित्रवान हैं वे बाकी सबको चरित्रहीन समझते हैं। यहां आकर के दिक्कत पैदा हो जाती है। तो अब हम लोगों ने रामानुजगंज में जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में क्या किया, सीधा हम लोगों ने एकदम नारा लगाया, दीवालों में लिखवाया, बोर्ड लगवाया, गर्व से कहो हम 2 नंबर हैं। तो जब तक हम समाज विरोधी तत्वों से अलग एक पहचान नहीं बनाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर मिला करके, तब तक हम बहुमत में आएंगे ही नहीं। परिणाम क्या हुआ, हम लोगों ने नारा एक लगाया था, आपको बता दें, हम 98 वे हैं 2, फिर भी हम पर भारी क्यों। हम 98, लेकिन रामानुजगंज में 1 नंबर के लोग तो एक ही 2% थे बस, बाकी तो सब 2 नंबर के लोग थे। तो हम लोगों ने 2 नंबर को जोड़ लिया अपने में, तो हम 98 हो गए, वो 2 हो गए क्रिमिनल। अब आपको एक बात और बताएं कि हम लोग के पूरे परिवार में कोई तंबाकू वगैरह नहीं खाता है, लेकिन कभी ये जीवन में नहीं बोलते हैं कि हम लोग तंबाकू खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि गांधी जी ने यह कह करके बहुत बड़ी गलती की कि मैं सच बोलता हूं, क्योंकि गांधी जी ने सच बोल दिया। भाई गांधी जी ने जो प्रयोग किया महिलाओं के साथ, बताया कौन, तो बताया तो गांधी जी, और तो कोई बताया नहीं। तो गांधी जी ने गलती की सच बोल करके। अब उन्होंने सच बोल दिया तो मजाक उड़ाने वालों को अवसर मिल गया। तो मैंने सीख ली इस बात की, और मैंने ये खुल करके कहा कि झूठ बोलूंगा नहीं, सच बताऊंगा नहीं। एकदम क्लियर रहा मैं। हमसे किसी ने पूछा कि आपका कितना चरित्र कितना उज्जवल है, कह रहा है छोड़ो यार, चरित्र फरित्र क्या होता है, कोई मतलब नहीं है सर, सब काम मैं तो 2 नंबर का करता हूं। आप जुआ खेलते हैं कि नहीं, हमसे क्या मतलब है तुमको खेलना है क्या, बताओ। अगर आप अपने को चरित्रवान कहने लग जाएंगे तो आप फंस जाएंगे एकदम। क्योंकि आपने अगर शाकाहारी कह दिया, तुरंत कोई आकर कह देगा कि मच्छर मारते हैं कि नहीं, अहिंसक हैं तो मच्छर कैसे मारते हैं, अगर शाकाहारी है तो दूध कैसे पीते हैं, ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं। इसलिए कभी अपने चरित्र का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने को ज्यादा चरित्रवान सिद्ध किया, कई चर्चा में बता दिए वो अलग बात है,
लेकिन अगर आप ज्यादा चरित्रवान अपने को सिद्ध करेंगे तो 2 नंबर के जो लोग हैं वो आपसे कट जाएंगे। वो आपको सम्मान तो देंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे आपकी कभी भी। इसलिए एक हम लोग को एक रणनीति के अंतर्गत अपने को बहुत ज्यादा चरित्रवान सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। रहिए भले चरित्रवान, लेकिन मत समाज में ज्यादा मत दिखाइए कि हम बहुत चरित्र वाले हैं। ये बड़ी भारी और जो गलती ये होती है कि मैं 99% गांधीवादियों को देखता हूं कि भले उनका चरित्र कमजोर हो लेकिन समाज में सिद्ध करेंगे कि सबसे अधिक चरित्रवान वही है, सबसे अधिक सच बोलने वाले हैं, भले झूठ बोलते हैं। और खत्म हो गए धीरे धीरे। ये मैं आपको एक माने नई बात आपको बता रहा हूं। पवनजय जी ने ये बात बताई और हमको लगा कि उन्होंने बहुत मार्के की बात कही है। अब एक बात और आपको ये बताएं कि अभी शायद विपुल जी ने कहा मेरे हिसाब से ये समस्या शुरू कब से हुई। मुसलमानों के टाइम से शुरू नहीं हुई है। भारत में मुसलमानों का जब शासन हुआ तो मुसलमानों ने समाज को पूरा ये अधिकार दिया था कि वो गलत कार्य के लिए हिंसा कर सकते हैं। समाज को हिंसा करने का अधिकार दिया मुसलमानों ने। और अंग्रेजों ने उल्टा किया। अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद क्या कहा, समाज को बहिष्कार करने का भी अधिकार नहीं है, समाज नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुसलमानों ने समाज को स्वीकार किया था अपने शासन काल में। अब भले ही उन्होंने मुसलमानों को ही समाज माना, ये अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों ने आकर के समाज को अस्वीकार कर दिया। राजीव सब कुछ हो गया। सारा देश राम मोहन राय को बहुत अच्छा मानता है। भाई मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि राम मोहन राय ने सती प्रथा के नाम पर अंग्रेजों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि कानून बनाओ। ये कौन सा तर्क था सती प्रथा का कानून बनवाना। सती प्रथा पर अगर चर्चा होगी तो मैं उस पर और क्लियर कर सकता हूं पूरी स्थिति को। ये राम मोहन राय ने सबसे पहले शुरुआत की और उसके बाद तो धीरे धीरे और लोग हो गए। और अब तो दुर्भाग्य हमारा ये है कि अब हमारे ये तथाकथित धर्म गुरु जो है ना, ये कहते हैं कि तंबाकू भी सरकार रोके, शराब भी सरकार रोके, तुम क्या करोगे? तो जेल में जाके प्रवचन देंगे। सुनने वाला कोई है ये नहीं है। ये कितनी कितनी समस्या है कि हमारे धर्मगुरु एकदम प्रभावहीन हो गए हैं और तंबाकू सरकार से रुकवाना चाहते हैं। एकदम गलत बात है ये। सब आप कहिए सरकार से कि नहीं हम हैं जिम्मेदार इसके लिए, शराब हम रोकेंगे, समाज में अगर कोई समस्या होगी हम उसको दूर करेंगे। आप कौन होते हैं दूर करने वाले? हम हैं ना। ये अपना आत्मबल जागृत करना पड़ेगा कि हम इसको दूर करेंगे। एक नासमझी का सवाल होता है कि अगर मान लीजिए समाज ना करे तो क्या सरकार भी ना करे? अरे भाई, जब सरकार नहीं कर पाएगी तब समाज करेगा। और अगर समाज ही नहीं कर पाएगा तो सरकार क्या कर पाएगी? सरकार के पास क्या है? पैसा है सरकार के पास कि पावर है सरकार के पास? सरकार के पास क्या है? सरकार के पास तो सरकार को तो जितना फंड है हम ही देते हैं ना, समाज देता है। इसलिए
समाज सरकार से ऊपर है। ये अपना आत्मबल जागृत करना पड़ेगा। और बहुत गड़बड़ है कि हम लोगों ने अपना आत्मबल कमजोर कर लिया और सरकार को मालिक मान लिया। जो काम समाज नहीं कर पाएगा वो सरकार करेगी। एकदम ये सोच गलत है। सरकार अगर नहीं कर पाएगी तो हम लोग करेंगे उस कार्य को, सब मिल करके करके दिखाया गया है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताया। आगे आप और इस विषय पर कुछ बताइए, कुछ प्रश्न करिए, कोई भी चर्चा को और आप बढ़ा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले ले हम लोग। जी भैया जी, प्रश्न है एक। जी। हाँ बताइए। बाबा, जब अभी शासन प्रभाव में है, हम शासन में ऐसे लोगों को कैसे पहुंचा सकते हैं जो कर्तव्य को सर्वोपरि माने, जैसा कि आपने प्रयोग करके देखा और वो प्रयोग सफल रहा। तो हमारे जब तक जो थिंक टैंक है वो शासन में नहीं पहुंचेगा तो हम अपनी व्यवस्था को लागू करने में सक्षम नहीं होंगे। अब प्रश्न है यही कि ऐसे लोगों को हम शासन के अंदर कैसे पहुंचाएं। नहीं, आपका जो प्रश्न है उल्टा है। हमारा मानना है कि हम शासन में अच्छे लोग जा ही नहीं सकते, असंभव है। और अगर अच्छा आदमी चला गया वहां कोई, जी बाबा। तो वो बुरा बन ही जाएगा। जी और अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं जब चुनाव जीता, जी बाबा। आपको बता देता हूँ घटना, क्योंकि कई लोग रामानुजन के बैठे हुए होंगे। मैं जब जी चुनाव जीता, ये माना गया कि 100% ईमानदार है। जी। जी बाबा। हमारे चीफ म्युनिसिपल अफसर को हार्ट अटैक हो गया। गिनती माने राउंड चल रहा था, मैं जब जीतने लगा तो उनको हार्ट अटैक हो गया। जी और 1 महीने के अंदर मैंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि 10% घूस लिया जाएगा। जी। बताइए, सारे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा कहीं प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि 10% नहीं। घूस लिया जाएगा? तो मजबूरी है वहां पर जाने के बाद। जी जी बाबा। इसलिए कोई जा नहीं सकेगा। प्रश्न है कि तब क्या कर सकते हैं आप? जी जी। राज्य के अधिकार ही कम कराइए। तो इसके लिए राज्य के अधिकार कैसे कम होंगे? जी जब तक संविधान संशोधन का अधिकार, जी बाबा। अंतिम अधिकार राज्य के पास रहेगा। राज्य माने तंत्र। जी जी। हम लोग जो राज्य कहते हैं, राज्य का मतलब तंत्र होता है। जी जी राज्य का बिल्कुल। मतलब सिर्फ कार्यपालिका नहीं। जी जी बाबा। राज्य का मतलब है तंत्र, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। हाँ, व्यवस्था पूरी। तीनों का समन्वित स्वरूप राज्य है। जी और वास्तविक परिभाषा आपको राज्य की बताएं जी। कि राज्य का वास्तव में अर्थ होता है संविधान। जी बाबा। तो संविधान का शासन है, जी राज्य बिल्कुल। तंत्र का शासन नहीं है भारत में। जी जी बाबा। और संविधान उनके कब्जे में है, बस। तो संविधान को अगर हम लोग मुक्त करा लेंगे, जी अब आपका प्रश्न होगा कैसे मुक्त कराएंगे, तो ये बैठ के सोचिए कैसे मुक्त कराएंगे। लेकिन अच्छे लोग वहां चुनाव जीत कर जाएंगे, यह असंभव है। अच्छा आदमी चुनाव जीत ही नहीं सकता है। एक जी भी बाबा। नहीं जीत सकता, एक भी। ये मैं जी बाबा, आपको, प्राचीन व्यवस्था पर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारा जो थिंक टैंक था हाँ करें तो हम लोग।
चारों तरफ से धीरे धीरे इसी दिशा में सोचे, और तो जी कोई जी उपाय बाबा। नहीं। बाबा जी, इस सवाल को थोड़ा सा मैं अपने तरीके से कहना चाहूंगा। हाँ, बताइए आप। माता प्रसाद जी ने जो बात उठाई कि अच्छे लोगों को कैसे सरकार तक पहुंचाया जाए, हमारी समस्या यह नहीं है कि अच्छे लोग सरकार तक कैसे पहुंचे। हमारी जरूरत यह है कि हम अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। हम एकाएक आकाश में अच्छे लोगों को नहीं टांग सकते। हमें अपने परिवार से एक सदस्य को अच्छा मानना पड़ेगा। अगर हम अपने परिवार में किसी एक सदस्य को अपने सबसे ऊपर नहीं मान पा रहे हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें समाज में कोई आदमी मिल जाए, देश में कोई आदमी मिल जाए। तो हमारा ये उम्मीद ही बेईमानी है। हमें अपने परिवार में एक अच्छा आदमी चुनना पड़ेगा, और जब हम अपने परिवार में अच्छा आदमी चुन लेंगे तो हमें अपने गांव में भी एक अच्छा आदमी चुनना पड़ेगा। इस तरीके से जब हम चुनाव करेंगे तो हमारे लिए देश में अच्छे आदमियों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम परिवार से अच्छा आदमी चुन रहे हैं, और जो परिवार का अच्छा आदमी होगा वो देश का भी अच्छा आदमी होगा। परसेंटेज बढ़ता ही जाएगा, लोग छनते चले जाएंगे। लेकिन जब हम नीचे से ही प्रक्रिया को तोड़ दे रहे हैं और ऊपर चाहते हैं कि हमको मिले, हमें सूर्यवंशम प्रथम पसंद है, हम वो पिक्चर बार बार देखते हैं, लेकिन ठाकुर हमारे ऊपर राज न करे, यह संभव नहीं है। धन्यवाद बाबा। जी, खा तो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ बाबा, बिल्कुल पवन जी भैया की बात से हम 100% सहमत हैं। और इसके लिए हमारा जो ऋषि वर्ग है, जो सन्यासी वर्ग है, समाज में दिशा देने के लिए उसे आगे आना पड़ेगा, उसे परिवार व्यवस्था को निर्देशित करना पड़ेगा। और तभी ये काम संभव है। जब हमारी यूनिट सशक्त होगी तो फिर पूरे देश को सशक्त होने में, समाज को सशक्त होने में देर नहीं लगेगी। तो श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी जी, हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ ये आपसे कि अवेयरनेस से आप परिवर्तन ला सकते हैं। अवेयरनेस फैला करके, जागरूकता करके चेंज आएगा, परिवर्तन आ सकता है अवेयरनेस से। बताइए तो, ज्ञानेंद्र जी का प्रश्न बताइए। एक प्रश्न है इनका। श्रीकांत जी का ये कहना है कि क्या जन जागरूकता परिवर्तन का कारण बन सकता है? देखिए, मान लीजिए कि अगर नहीं बन सकता है तो आप उपाय बताइए कि क्या किया जाए। अगर कोई इससे अच्छा कोई उपाय पार्लियामेंट हो। कर सकता है ना परिवर्तन। हाँ, बताइए। परिवर्तन तो पार्लियामेंट ला सकता है ना। हाँ, तो ठीक तो है। मतलब मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आप खुद पूछ रहे हैं, मैं भी मैं खुद आपसे पूछ पूछ रहा हूँ कि अगर जन जागृति से कुछ नहीं होगा तो आप हमको और बताइए कि क्या करें। मेरी उम्र हो गई, मान लीजिए 85 86 हो गई। अगर ये जन हाँ जागृति भाई। भी ना करूं, मान लीजिए, तो घर हम्म। में क्या करूंगा? जो नाती पोता है उनको गोदी में लेके घूमते रहेंगे, और क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, कोई मैं आप पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप पर नहीं बोल रहा कोई हूँ। क्या करे अभी? मैं मेरा बजरंग प्रश्न मुनि ये है, आज फिलो मैं ये बताइए कि मैं क्या हम्म। सलाह दूं नरेंद्र जी को और ज्ञानेंद्र जी को। अगर जन जागृति के लिए से कुछ नहीं होगा, मान लीजिए, क्या सलाह दूं? कोई रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। और चलिए, और बताइए। मैं अगर ये भी किसी नहीं के कह रहा दिमाग हूँ में जो आप कोई समझ। उपाय हो तो बताइए। किसी के दिमाग में। 30 सेकंड सुनिए, 30
30 सेकंड केवल सुनिए, आप बताइए ना। 4-5 लाइन बोलूंगा। पहला लाइन ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता था कि जन जागृति, हमको लगता है, मेरा सवाल हो जाता आता है कि ये जागरूकता पार्लियामेंट से आ सकता है। पार्लियामेंट आज कानून बना दे तो ये तो लागू हो जाएगा। 302 के लिए तो कोई प्रचार नहीं करना पड़ता है, मर्डर करोगे 302 लग जाएगा। या और जो तो श्रीकांत जी, आपराधिक धाराएं हैं तो वो तो लग तो जाती है उसका। जो आप कह जी रहे जी। हैं ना, ये तो नरेंद्र जी को बताइए कि पार्लियामेंट से कानून जी बनवाना जी। है। वास्तव में बाबा जो श्रीकांत जी कह रहे हैं बिल्कुल उनका प्रश्न वाजिब है, लेकिन बात ये खड़ी होती है कि पार्लियामेंट, हम हमेशा चर्चा करते हैं कि तंत्र तो कुछ कर नहीं रहा और वहां से होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। वो अपने अधिकारों में कटौती क्यों करेगा? क्यों वह समाज को अधिकार संपन्न बनाएगा? तरीका क्या है? क्या हम सरकार में जाकर परिवर्तन करें? तो सरकार में जाकर के परिवर्तन करने के अब तक जितने प्रयोग हुए उनको भी हम सब अच्छी तरह से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो और जाकर के अव्यवस्था ही फैलाते हैं। फिर समाधान क्या है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में गांधी को देखा। गांधी ने एक व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग की, सारी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। फिर गांधी जी के बाद नेहरू आ गए। दूसरा प्रयत्न किया जयप्रकाश जी ने। तो जयप्रकाश जी ने भी प्रयत्न किया तो परिणाम क्या निकला? वही नेता आ गए फिर। तीसरा प्रयत्न किया अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे के प्रयत्न का क्या परिणाम निकला? वही परिणाम आया। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम राजनेताओं के नेतृत्व में, अगर हम लोग कोई प्रयत्न करेंगे किसी राजनेता को आगे बढ़ा करके, तो सब कुछ वही खा जाएगा और हम लोग को धोखा दे देगा बस। तो हम लोग राजनेताओं को पीछे तो रख सकते हैं, लेकिन राजनेताओं के नेतृत्व में नहीं लड़ाई लड़ेंगे। ये बात इसलिए कि हम लोग गांधी, जयप्रकाश और अन्ना तीनों का परिणाम देख चुके हैं कि राजनेताओं ने किस तरह धोखा दिया तीनों को। हमारे सारे लोग पूरा सतर्क हैं इस संबंध में कि हम लोग ऐसे लोगों के नेतृत्व में नहीं काम करेंगे कि जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अन्यथा सारी ताकत हम लगाएंगे और सब वो लोग सब समूचा खा जाएंगे। ये तो मजबूरी है हम लोगों की भी। ये बात उठी थी मुनि जी मेरठ बैठक में, सितंबर में जब हम लोग मेरठ में इकट्ठे हुए तो ये बात आई कि आज तक भारत के आंदोलन जो हुए हैं स्वतंत्र भारत में, वो नेता पैदा करने की इंडस्ट्री साबित हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसका कारण ये रहा कि समाज परिवर्तन तो चाहता है लेकिन उसके पास कोई वैचारिक आधार नहीं है। वैचारिक आधार लाने का रास्ता है जागरूकता, उस विषय के प्रति जिस पर समाज परिवर्तन लाना चाहता है। तो इसमें ये तरीका गलत कहाँ हो सकता है? क्रांति हो जाए और एकदम हो जाए, आपके पास विषय ना हो तो परिणाम वैसा ही आएगा जैसा जयप्रकाश आंदोलन का आया, जैसा अन्ना आंदोलन का आया। वैचारिक आधार का होना आवश्यक है, लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। इसमें समय लगेगा, जीवन लगेगा तो ठीक है, उसमें जो लोग लगा रहे हैं वो लगाए। और सभ्यताएं धीरे धीरे विकसित होती हैं श्रीकांत जी, हम लोगों की प्रबल मान्यता है
और ऐसी उम्मीद है कि आगे आने वाली पीढ़ियां कुछ ज्यादा समझदार होंगी। वो वोट देते समय सरकार से ये मांग करेंगे कि समाज का काम समाज को करने दें। इस अपेक्षा के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी। और और मेरा जो अनुमान है ना कि हम लोग आगे चल करके 10 वर्षों में आराम से व्यवस्था परिवर्तन को में सफल हो जाएंगे, नेता लोग पीछे चलेंगे। भाई अभी देखिए, राजनीति में दो गुट है। एक गुट नरेंद्र मोदी वगैरह का है, एक गुट विपक्षी दलों का है। लेकिन दोनों हम लोग के खिलाफ है। दोनों हम लोगों को किसी प्रकार से एक भी गुट लोक स्वराज्य के पक्ष में नहीं बोलने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि दोनों गुटों में लड़ाई है तो राहुल गांधी कह रहे हो कि अच्छा तो ठीक है, हम सहमत है, ग्राम सभाओं को सारा अधिकार दिया जाए। राहुल गांधी इस बात को सामने आकर नहीं कह रहे हैं कि संविधान संशोधन का अधिकार जनता को होना चाहिए। दोनों एक हैं वहां पर, और लड़ने का नाटक करते हैं। जैसे अगर कोई रामलीला है तो रामलीला में देखा हूं कि दोनों भाई इतना लड़े, राम और रावण, और दोनों सगे भाई थे और सब पैसा बांट लिए। ये हाल है। या तो इन राजनेताओं में दो गुट बने और एक गुट हम लोग का साथ देना शुरू करे, तब तो कुछ समझ में आवे। और नहीं तो हम लोग नया नेता तैयार करेंगे। काहे को हम ये सब सड़ियल लोगों को, क्या मतलब है हम लोगों को? उन लोगों के पीछे हम क्यों चलेंगे? हम लोग किसी राजनेता के पीछे नहीं चलेंगे। ठीक है बाबा, 73वें संशोधन को लेकर के जो हम लोग मांग कर रहे हैं 29 अधिकार दिए जाएं, हाँ, मुझे लगता है ये मुद्दा तो कांग्रेस ने ही शुरू किया था। आज ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस का प्रमुख शुरू घटक नहीं है। किया था। हम्म। यह मुद्दा, देखिए, मैं उसमें शामिल था इसलिए बता रहा हूं। यह मुद्दा उठाया था सीधा सीधा ठाकुरदास बंग, ब्रह्मदेव शर्मा। ब्रह्मदेव शर्मा का नाम आप जानते हैं। जी। बिल्कुल। तो ब्रह्मदेव शर्मा वगैरह ने, और उसमें दिग्विजय सिंह शामिल थे, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री। इन लोगों ने मिल करके राजीव गांधी को कन्विंस किया। तो राजीव गांधी ने एक कमेटी बना दी, और उस कमेटी में ये लोग थे, ब्रह्मदेव शर्मा भी थे और ठाकुरदास बंग भी थे, और थे 15-16 लोग। और इन लोगों ने रिपोर्ट दे दी और वो रिपोर्ट स्वीकार हो गई। तो ये 73वां संविधान संशोधन हो गया। लेकिन राजीव गांधी में नहीं लागू हुआ, तो ये थोड़े दिन बाद, उनके मरने के बाद हुआ। फिर सरकार बदल गई थी तो बाद में नरसिंह राव ने लागू किया। हाँ, लेकिन उसमें सारी ताकत लगाई थी भंग साहब और ब्रह्मदेव शर्मा ने। इसमें ये आपको हम बता दें। नहीं, ठीक बात। इसमें और उसके बाद एक मिनट लागू वॉइस बंद तो कर दो। किया ही नहीं ये इन बाबा लोगों जी, ये ने। पॉइंट फिर से बताइए, तो ये वाला पॉइंट पहले वाला जो अभी जो बताया, अभी जो बताए हैं। कहीं मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है, यह संशोधन ठाकुरदास बंग वगैरह, सिद्धराज गड्ढा और ब्रह्मदेव शर्मा को वैद्यराज जी जानते हैं, उनके यहाँ कमिश्नर रहे हैं वो, ब्रह्मदेव शर्मा। और ब्रह्मदेव शर्मा ने ही बाद में नक्सलियों को जिंदा किया वहां, ये हाँ भी हमको मालूम है। हाँ, उनकी विचारधारा ने बीज का काम किया हाँ, नक्सलवाद। वो चलिए जो भी हुआ। बाबा जी, तो बाबा ब्रह्मदेव शर्मा मेरे होटल में आए थे हम्म। हाँ, ब्रह्मदेव शर्मा, दिग्विजय एक बार। सिंह और बंग साहब वगैरह जो गांधीवादी थे, इन लोगों ने मिल करके ड्राफ्ट बनाया था। और उस ड्राफ्ट को राजीव गांधी ने स्वीकार कर लिया। यही तो हुआ था उस समय। हाँ बाबा, लेकिन बाद ये में है। राजीव गांधी के मरने के बाद फिर उसमें एक लाइन धोखे से जोड़ दी गई। जोड़ी गई है धोखे से, ये भी बता दें आपको।
उसमें जोर दिया गया कि ये कानून तब से लागू होंगे जब से प्रदेश सरकारें गजट नोटिफाई करेंगी। बस प्रदेश सरकारों ने कभी किया ही नहीं, हाँ, क्यों करेंगे? यही जितना हुआ। भी केंद्रित मामला है वो क्यों करेंगे? और सबसे पहले लागू हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही। मैं ये कह रहा हूं बाबा कि अगर ये मुद्दा हम लोग उठाते हैं तो हाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हमारे साथ अगर जुड़ना चाहें इस बात को सहयोग दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई कठिन मुद्दा तो उठा नहीं रहे हाँ, हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं आएगी इसमें। हम लोग एक एक साधारण सी सा मुद्दा उठा रहे हैं जी जी। एकदम, कि भाई आप हमको 29 अधिकार दे दीजिए। वो कहेंगे आपको हमने दे दिया है, तो आपने हमको कौन सा अधिकार दिया है वो बताइए। आपने थोड़ा सा ग्राम पंचायतों को कार्यपालिक अधिकार दिया है, विधायी तो दिया ही नहीं है एक भी। ये है पूरा मामला। जी और बाबूजी, संविधान संशोधन में भूमिका ग्राम सभाओं को, तो ये जो ग्राम ग्राम पंचायतें और ग्राम सभा वाले हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा आपसे जुड़ने लग जाएंगे। ठीक कह रहे हैं। जी। ब्रजेश जी कुछ कह रहे थे, समय हो चुका है, थोड़ा सा जल्दी हाँ निपटाएंगे। बताइए ब्रजेश जी, कोई बात हो तो। मैं ये कह रहा था जैसे 73वां संविधान संशोधन है, ऐसे ही 74वें संविधान संशोधन में भी 18 अधिकार दिए जाने थे नगर पालिका को, उसमें से एक भी नहीं दिया गया। हाँ ठीक बात है। तो हम लोग उसको ये मान करके चल रहे हैं कि जैसे ग्राम सभा है वैसे वार्ड है, जी उसको भी दिया जाए, नगर को भी दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात। ठीक बाबा। ठीक था, समय आज ज्यादा हो गया है। और किसी साथी का इस विषय पर कोई एक आध बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा बैठक आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। हाँ ज्ञानेंद्र भाई, मैं इस अवेयरनेस पे थोड़ा सा कहूंगा। जी अवेयरनेस से व्यवस्था परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं है, तो यह एक प्रक्रिया हो सकती है। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को यह कह दिया कि मैं आजाद हूं, मुझे आजादी किसी से मांगना नहीं है, किसी से चाहिए नहीं, मैं आजाद हूं। अवेयरनेस का वो परिणाम था, आजादी का वो जुनून था जो सबके अंदर आया कि हमें आजादी चाहिए, वो अवेयरनेस का परिणाम था। आजादी मिली नहीं उससे, लेकिन उससे ऐसे लोग डेवलप हुए, पनपे समाज में, जिन्होंने यह कहना शुरू किया कि मैं आजाद हूं और मैं आजादी लूंगा। अवेयरनेस एक प्रक्रिया है, जिसके पास जो होता है वो देता है। जागरूक लोग जो है समाज को जागरूक करने का ही प्रयास करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, ठीक। आप तो सही है। रंजय जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, धन्यवाद। जुड़ने के लिए आभार। कल फिर नए विषय के साथ हम लोग एक साथ बैठेंगे।